आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस में हमजा खान। हम इस टाइम बैठे हुए हैं बनारस के अंदर। हमारे साथ है मोहित शर्मा। मोहित, काफ़ी आप चर्चित हैं और इतना चर्चित हैं कि किसी की भी बैंड बजा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? किसी भी पॉलिटिशियन की बैंड बजाना, इसका क्या रीज़न है? देखिए, पॉलिटिशियन की बैंड बजाना नहीं, सत्ता से मौजूदा सत्ता पक्ष से सवाल करना ये आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, एज अ इस देश के नागरिक मेरा फर्ज बनता है कि मैं सरकार से सवाल करूं। आखिर मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा तो किससे सवाल करूंगा? आप ये मत सोचिए कि मेरी उम्र कम है तो मैं सरकार से सवाल नहीं कर सकता। लोग 14 साल की उम्र में देश की खातिर शहीद हो जाते हैं और हम तो सिर्फ सरकार से सवाल कर रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? जो सरकार से सवाल कर रहा है उसके ऊपर एनएसए, रासुका, यूपीए जैसे बड़े बड़े कानून लगा के उनको बंद करने का कार्य कर रही है। आप लोगों ने डॉक्टर कफील के लिए भी काफ़ी आवाज़ें उठाई है और मैं देखता हूँ कि जो है जिस तरीके से आप एक्टिविटी करते हो, इसमें कहीं ना कहीं कोई आपको कोई धमकी देता है या कुछ ऐसा करता है। मतलब इतना ज़्यादा, इतनी कम एज में इतना ज़्यादा आगे जाना, तो कहीं किसी चीज़ का कोई ऐसा दबाव कुछ? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे देश की सारी संपत्तियां नीलाम करी जा रही हैं। रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरपोर्ट्स, सब कुछ नीलाम कर दिया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ठीक उसी प्रकार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा, गाड़ी का स्टीयरिंग बेच देंगे, गाड़ी के गियर बेच देंगे, गाड़ी की कुर्सी बेच देंगे, लेकिन लास्ट में कहेंगे कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। ठीक उसी प्रकार का स्टेटमेंट आज देश पे लागू होता है जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज आप ये बताइए कि देश के अंदर क्या संपत्ति बची है? भारत को जिस नाम से संबोधित किया जाता था, आज भारत का चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे भारत की रेलवे ले लीजिए, चाहे फिर आप सबसे बड़ी बात तो भारत की वेशभूषा, भारत का रहन सहन और भारत के अंदर अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम की नीति को जो भारत देश के अंदर अपनाया जाता था, माना जाता था, आज उस नीति के तहत ही देश के अंदर लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, देश के लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक व्यक्ति हमारे देश, दूसरे देश से हमारे देश में आता है और आप ये देखिए, एक हमारा करीबी मित्र, सबसे करीबी मित्र, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं अमेरिका से यहाँ तक, देश के अंदर घुमाते हैं, देश के अंदर यहाँ तक कि एक झूठ की बहुत बड़ी दीवार भी खड़ी कर देते हैं। जितनी अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म फेमस नहीं हुई, उतनी देश के प्रधानमंत्री जी की गुजरात की दीवार फेमस हो गई। आप एक बात देखिए ना कि गरीबी को छिपाने के लिए एक दीवार बनाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आज वही देश जिसके खातिर इतनी बड़ी दीवार बनाई जाती है, जिसके खातिर देश के प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर अमेरिका में। इस पे आपको रोकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का आपने नाम लिया, आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं जी। इंटरनेशनल पॉलिसी जो कांग्रेस के टाइम में थी जी। और अभी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है हमारी जी। चाइना जिस तरीके से हमारे बैठा हुआ है, नेपाल की जो हमारा जो भी साथ अभी है नहीं है, इसी ये भी खुल के नहीं आ रहा है जी। अफगानिस्तान में इंडियन सरकार ने पार्लियामेंट बना के दे दिया जी। सब कुछ पैसा हमारा देश दूसरे देश में खर्चा किया और अपने देश की संपत्ति बेच रहा है। इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है इंडिया की? क्या देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 1971, सबसे पहले 1947 से अगर शुरुआत करें तो हमारे देश की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। हमारे देश के अंदर युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता, हमारे देश के अंदर युद्ध संवेगों से लड़ा जाता है। और मैं आपको बता दूं 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उस टाइम पे भारत के अंदर कूटनीति देखिए आप। 1962 में हमने चाइना से वर्ल्ड वॉर करी। आप ये देखिए ना, सीधी सीधी उस टाइम पे जब हमारे पास अमेरिका से पीएल गेहूं आता था, हमारे सैनिकों के तन पे ठीक से कपड़े नहीं होते थे, उनके पास शूज नहीं होते थे, तब हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, तब हम लाहौर तक घुस गए, तब हमने नेपाल को, चाइना को भी हमने धूल चटाई। तो आप ये देखिए ना, और आज तो हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। पूर्ण रूप से सक्षम होने के बावजूद एक नेपाल जैसा छोटा देश हमारे को आंख दिखाता है, दूसरी ओर चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे देश के सैनिकों को मारता है। मेरे भाई, आप जो कहते हैं ना अंधभक्त, जानते हैं अंधभक्त क्यों कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है? आप भी सुनते होंगे अंधभक्त क्यों? भाई हर जगह अंधभक्त 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 इसलिए देश के, जी जी, अंधभक्ति मैं आपको बताता हूँ। भक्ति होती है जो हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह से प्रेम करते हैं, हमारे सिख भाई अपने वाहे गुरु से प्रेम करते हैं, जो ईसाई लोग हैं वो जीसस से प्रेम करते हैं। वो होती है भक्ति ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति। और एक होती है अंधभक्ति। बिल्कुल। एक अंधभक्ति का अगर नया ट्रेंड आपको बता दूं तो भैया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को देखने वाले लोगों से ज्यादा उनको लोगों ने डिसलाइक करा है, आप ये देखिए सीधे शब्दों में। तो उसको पता क्या कर रहे हैं अंधभक्त? उसको पलट के देख रहे हैं, जो डिसलाइक करा है उसको लाइक समझ रहे हैं। अब बताइए, इसको अंधभक्ति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरी ओर अंधभक्ति इसलिए कहा जाता है कि मेरे भाई, हमारे देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, ये वही सुशांत सिंह राजपूत है जिसे आज बताया जा रहा है कि ये बिहार का बेटा है। बिहार की सरकार ने कभी पूछा उसके बारे में?
जब सुशांत सिंह राजपूत जीवित था, कभी नीतीश कुमार ने उससे पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे देश का है, मेरे देश की मिट्टी से है, वो ठीक ठाक मुंबई में है या नहीं है? जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी लाश को लेकर राजनीति करना शुरू कर देते हैं ये देश की सरकार। कहीं ना ठीक है, कहीं इसको सरकार भी है, वहां से शिवसेना से महाअघाड़ी की सरकार गिराने के लिए, और जिस तरीके से कई चीजें उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं। देखिए, आप भी मेरे भारत देश के नागरिक हैं, मैं भी भारत देश का नागरिक हूं, और ये प्रमाण मेरे को किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको देने की आवश्यकता है। आपको भी ये बात बखूबी पता होगी कि जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तभी क्यों आखिर मेरे देश के ऊपर अटैक होता है? आप इस बात का, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको एक बार रिपीट कराऊं, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, संसद पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, आप इन सब की डेट मिलाकर देखिए और चुनावों की डेट मिलाकर देखिए। अभी बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, तो आप देख लीजिए सरहद पे तनाव भी है। पुलवामा और हमले में कोई जांच आज तक मैं उसी को, मैं आपको अंधभक्ति का टॉपिक मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं यही बात के लिए कि इनको अंधभक्त इसी कारण से कहा जाता है कि जो माँ अपने बेटों को सरहद पे खड़ा करती है, वो माँ भी आज कह रही है कि इनकी सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। ये लोग, ये अंधभक्त ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने अगर कह दिया कि भैया सीबीआई जांच मांग करो आप सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत की कर रहे हैं। एक बात का, सभी प्रश्न का जवाब चाहते हैं कि भैया आखिर चाइना बॉर्डर पे हमारे देश के 20 जवान कैसे शहीद हुए, आखिर कैसे 350 किलो आरडीएक्स आता है? एक सीबीआई जांच इसकी भी बनती है, एक सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश के उन तमाम कांडों की बनती है ऊपर से नीचे तक, जिसके अंदर एक लंगड़ा के चलने वाला व्यक्ति भागने लग जाता है, दूसरी ओर एक व्यक्ति, एक पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है। मेरे भाई, आपसे भी कहना चाहता हूं कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप भी बखूबी काम कर रहे हैं, पर आप भी इस बात को सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता करिए, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के जैसा बनिए। आप ये देखिए कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जैसा बनिए। आज बीजेपी के गुणगान करके मोदी 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 कर कर संबित पात्रा ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है, और ये नफरती चिंटू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत देश के तमाम लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरीके से एक शो के दौरान, एक डिबेट के दौरान एक विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, राजीव त्यागी जी की मृत्यु हो जाती है, वो भी हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के कानून में इसका प्रावधान है। आईपीसी के तहत इनको 3 साल की सजा भी हो सकती है। मैं तो संबित पात्रा को, मैं मीडिया का, मैं खुद एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं पर्सनली एक क्वेश्चन है जी कि संबित पात्रा की वजह से जिस तरीके से मीडिया का जो स्टेटस था और आज जो है, मीडिया कहाँ तक इसको लेके गई? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डो नॉट ब्लेम ऑन मीडिया। मैं आपको बता देता हूं कि आप डायरेक्ट ब्लेम ना करें मीडिया को। मैं मीडिया को नहीं कह रहा, मैं मीडिया संबित पात्रा की वजह से नहीं है। मैं आपको, संबित पात्रा, ये देश की मीडिया को खरीद रखा है देश की सरकार ने, तो आप खाली संबित पात्रा तो एक नफरती चिंटू है। संबित पात्रा तो मैं आपको कह दूं कि एक फिल्म का एक छोटा सा कैरेक्टर है। पूरी फिल्म दिखाने वाले तो देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इसी नेशनल मीडिया पर कि मैंने 150 देशों की कोरोना में मदद करी है, जबकि अगर हम WHO की रिपोर्ट देखें तो 140 देश कोरोना से जूझ रहे हैं, और आपने 140 देशों की मदद कर दी और अपने ही भारत को आप उसके अंदर भूल गए। आप ये देखिए ना, क्या देश के प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा झूठ बोलना शोभा देता है? और आप एक बात मुझे बताइए, प्रशांत भूषण की बात शायद आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का उनको फाइन भरने के लिए बोला है। 1 रुपए का फाइन कोई फाइन नहीं होता। आप भारतीय न्यायपालिका का गलत इस्तेमाल उनका गलत इस्तेमाल करके आप देश की सरकार के जरिए देश के व्यक्ति को झुकाना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि इस देश के अंदर हम लोगों ने झुकना नहीं सीखा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इस देश के आन बान और इस देश के स्वाभिमान के खातिर। इस जैसे नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री, ये हिटलर की औलाद हैं, ये अंग्रेजों के चेले हैं, ये नफरत की दीवार हैं, ये मुसोलिनी के चेले हैं। ये देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के अलावा इनको कुछ नहीं करना आता। अगर इनसे बिठाल के पूछ लिया जाए ना कि आप जिस भारत देश के ऊपर राज कर रहे हैं, इस देश की, भारत देश की पहली राजधानी क्या थी, इनको ये नहीं पता होगा। इन अंग्रेजों के चेलों को, इन हिटलर को, इन अंग्रेजों के दलालों ने जो पूरे देश के अंदर एक प्रोपोगेंडा तैयार कर रखा है सिर्फ भारत माँ को जलाने का, आज ये भारत माँ के आंचल में झांक के देख रहे हैं कि इसके अंदर बेचने के लिए बचा तो बचा क्या है। सारी चीजों का इन्होंने देश के अंदर निजीकरण कर दिया। सब चीज, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को चौपट कर दिया। ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देश की दलाल मीडिया पे, देश की नेशनल मीडिया पे दिखाया जाता है। मेरे भाई, जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा ना, उससे ज्यादा स्तर देश के अंदर इस मीडिया का गिर चुका है। मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस चौथे स्तंभ को आज लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न आप ये देखिए, अर्नब गोस्वामी है एक पत्रकार,
उनके शो में एक माँ बहन तक की गाली दे दी जाती है, तो कैसे लोग टीवी चैनल्स को देखेंगे मेरे भाई? आप भी तो ये बात को सोच के देखिए। तो अगर देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाना है। और सबसे बड़ी बात, इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं, सारे के सारे अनपढ़ हैं। भाजपा में एक मूर्ख का एक वो लॉकेट बनने जा रहा है, एक कप बनने जा रहा है कि सबसे बड़ा आखिर गधा कौन। इनका एक नेता आके कहता है आप हनुमान चालीसा कब तक पढ़िए। चलेगा ये? अगर इस तरीके से अगर ना अगर देखिए, विपक्ष जो होता है, जी विपक्ष का काम होता है, अगर बीजेपी अगर इतना कर रही है तो हर स्टेट में अलग अलग पार्टियां हैं, उनको अपने स्तर से आना चाहिए इनसे लड़ने के लिए। अच्छा अच्छा कौन सी पार्टियां किस तरीके से कितना आंदोलन कर रही है, क्या कर रही है? आंदोलन कर रही है, अगर कहीं बीजेपी सेंट्रल में हो या उसकी किसी स्टेट में भी सरकार हो, तो विपक्ष का काम, विपक्ष क्या अपना काम कर रहा है? मेरे भाई, आप मेरे ख्याल से देश को नहीं देख रहे हैं क्या? आजम खान को आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं देख रही? ये बताइए ना। पूछ रहा हूँ। जिस तरीके से सरकार का पुलिस का गलत इस्तेमाल कर एनएसए, रासुका, यूपीए जैसे बड़े बड़े कानून आज देश के विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको जबरन जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है उसके ऊपर एनएसए लग जाती है मेरे भाई। एक व्यक्ति जिसने ऐसी आपातकाल की स्थिति में लोगों की जान बचाई है, आज उसको एनएसए के तहत बंद कर दिया जाता है। तो आखिर ये पूरा देश की नेशनल चैनल से लेकर इस देश के हर एक तमाम नेता देख रहे हैं जिस तरीके से ये लोग विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण से विपक्ष डरा हुआ है कि विपक्ष को कहीं उसके तहत, कानून के तहत कार्रवाई करा के उसे जेल के अंदर आजम खान की तरह बंद ना कर दिया जाए। हमसे जुड़ने के